खेलते कूदते हम भी थे, लेकिन पुस्तकों से खेलते कूदते थे, या जगजीत सिंह जी को सुन के खेलते कूदते थे, पंकज उधास साहब को, मेहदी हसन साहब को। तो ये शौक घर से ही आ गया था। असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है, पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता है। विदिशा का वो लड़का जो चुपचाप संघर्ष कर रहा था और आज वो विदेश तक पहुंच गया, तो इतना आसान तो ये नहीं रहा होगा सफर। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। आप गजल लिखते हैं, आप फिल्मी गीत लिखते हैं, आप कहानियां लिखते हैं और आप पत्रकार भी रह चुके हैं। रह कुछ चुके से मतलब आपको Oh, sorry. नहीं, रह चुके से मतलब आपको मेरी पत्रकारिता पे शंका है? मैं अभी हूँ। आपने रिजेक्शन की बात की, तो कभी कोई ऐसा वाकया हुआ जहां आपको रिजेक्शन झेलना पड़ा? तो सचिन तेंदुलकर इतनी कम उम्र में इसी सीट पर इसी बस में बैठ के जाते थे और आज कहाँ है। मैं निगेटिविटी नहीं आने देता। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? ये किसी ने तो किया है ना, मैं भी करूँगा ये। मैंने अपनी शैशव अवस्था में, अपनी लर्निंग स्टेज पर गुलजार साहब हों, जावेद अख्तर साहब हों, बशीर बद्र साहब हों, निदा फाजली साहब हों, इन लोगों को पढ़ पढ़ के मैं बड़ा हुआ। और जब बड़ा हुआ और पोएट कहलाने लगा, कवि कहलाने लगा, तो फिर इनके साथ देश और विदेशों में मंच साझा किए। प्रेमचंद जब कहानी लिख रहे थे तो उनके आसपास के समाज को ही तो लिख रहे थे ना वो। मुक्तिबोध जब कविता लिख रहे थे तो वो अपने आसपास के समाज को ही तो लिख रहे थे। आपको हिंदी और उर्दू दोनों विधाओं के दिग्गजों ने पसंद किया, तो इतनी तारीफ आपको क्यों मिलती है? ये तो दुश्मनों का सवाल है। कहीं कबीर सूर की कहीं नजीर की, कहीं कबीर सूर की कहीं नजीर की, परंपरा से धन्य ये गजल का छात्र है। नमस्कार, मैं हूं कमला बडोनी और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की रचनाकार से मिले सीरीज। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी हस्ती जो फिल्म और इल्म का एक जाना माना नाम है, जो इस बात की मिसाल है कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है। हमारे साथ है देश के प्रसिद्ध कवि और गीतकार आलोक श्रीवास्तव जी। स्वागत है आलोक जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमला जी, और आपके साथ साथ महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का बहुत धन्यवाद। बहुत आभारी हूँ मैं कि देश के बड़े बड़े जो साहित्यकार हैं उनके ऊपर एक महनीय सीरीज़ अकादमी कर रही है, जिसकी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है। और उन बड़े हमारे दिग्गजों में, साहित्यकारों में आपने मुझे भी स्थान दिया, तो मैं आपका और महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी दोनों का बहुत आभारी हूँ। ये हमारा सौभाग्य कि आज हमारे साथ हैं आलोक जी, और आप सेलिब्रिटी शायर हैं और इस सीरीज में आपको शामिल करना हमारे लिए खुशनसीबी होगी। देखिए, शायर जो है वो बहुत बड़ा लफ्ज़ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं कलमकार हूँ जो अपने कलम से छोटा मोटा लिखता रहता है, थोड़ा बहुत लिखना जानता है, और वो भी उसको मेरा एक शेर भी है कि असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है, पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता है। तो जो कुछ भी है ये सब मेरे अपने बैकग्राउंड का है, मेरे अपने बड़े बुजुर्गों का सिखाया हुआ है। तो शायर, कवि, गीतकार, ये बहुत बड़े बड़े लफ्ज़ हैं। हाथ में कलम है और वो ठीक चलता रहे, बस ये प्रे करता रहता हूँ, हमेशा ये दुआ करता रहता हूँ। तो मेरा पहला सवाल ही यही है कि कलम इतनी जल्दी कैसे चलने लगी? आप बचपन में ही बड़े हो गए थे क्या? हाँ। आपने इतनी छोटी उम्र में ही अम्मा बाबूजी जैसे पुख्ता रचनाएं लिखी, तो खेलने कूदने की उम्र में क्या लिखना शुरू कर दिया था? नहीं कमला जी, एक मैं आपको बात बताऊं, हमारी जो तरबियत होती है, मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आप जिस परिवेश में होते हैं आप उस परिवेश में ढल जाते हैं। और ये अवस्था तब और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है जब आपकी जो ज़हनो दिल की ज़मीन और उसके कागज़ एकदम कोरे हों। तो मुझे एक तो मेरा पारिवारिक परिवेश, बड़े भाई बहुत अच्छे दक्ष गीतकार थे, आनंद सहर के नाम से वो लिखते थे। माँ को बहुत उर्दू हिंदी का बहुत शऊर और शौक़ था, कविताओं का, शायरी का। और पिताजी भी, हमारे वालिद भी, वो भी बहुत सुनते थे, गज़लें सुनते थे, और तमाम मतलब घर में एक पूरा माहौल था बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि एक ऐसा माहौल है कि आपको बस उसके लिए कलम उठाना है, बाकी माहौल तो बना के रखा हुआ है। और संयुक्त परिवार, उसमें रिश्तों की महत्ता जो अब
खत्म होती जा रही है, अब दरकते जा रहे हैं सब। उस वक्त का माहौल ये कि सब 15-16 लोग साथ रह रहे हैं। तो ऐसे वक्त में वो शख्सियत जिसने आपको जिंदगी दी है, चाहे वो आपकी माँ हो या पिता हो, जब उनका बिछोह होता है बहुत, और वो मैं आपको बताऊं कि वो रचनाएं छोटी उम्र की नहीं है। माँ का जब देहावसान हुआ तो मैं 24-25 बरस का था, और उससे 2-3 बरस पहले पिता का स्वर्गवास हुआ था। तो इस उम्र में, उससे पहले मैं लिखने पढ़ने लगा था। तो जो अनुभूत किया, जो अनुभव किया, उसे लिख दिया। ये और बात है कि वो समय के साथ साथ इतना लोकप्रिय हो गया, आप सब ने उसको इतना प्रतिसाद दिया, इतना वो अब मेरी प्रतिनिधि रचनाओं में है वो। तो हाँ, खेलने कूदने के दिन पर जो बात आपने कही, मैं ऐसा मानता हूँ कि खेलते कूदते हम भी थे, लेकिन पुस्तकों से खेलते कूदते थे, या जगजीत सिंह जी को सुन के खेलते कूदते थे, पंकज उधास साहब को, मेहदी हसन साहब को। तो ये शौक घर से ही आ गया था, मतलब घर में ही ये माहौल था, हमें कहीं जाना नहीं पड़ा उसके लिए। ज़बान हमको घर से मिली, और आपको पता ही है कि कायस्तों के पास तो कलम और ज़बान, ये 2 चीज़ें बड़ी उनको उससे मिलती हैं, अलग से मिलती हैं, बोनस में मिलती हैं। तो घर में पूरा माहौल उस तरह का था, इसलिए ये मुझे लगता है कि ये आ गया, जिसको आप कह सकते हैं ना कि शऊर आ गया। तो मेरा पहली रचना कब लिखी? 1989 में। और वो कॉलेज के दिन थे। उम्र मत पूछिए वरना अभी की उम्र खुल जाएगी। वो कॉलेज के दिन थे और तब कही थी, और वो मतलब भी मुझे बहुत गज़ल भी मुझे बहुत पसंद है कि जब भी तकदीर का हल्का सा इशारा होगा, जब भी तकदीर का हल्का सा इशारा होगा, आसमां पर कहीं मेरा भी सितारा होगा। दुश्मनी नींद से करके मैं बहुत डरता हूँ, अब कहाँ पर मेरे ख्वाबों का गुजारा होगा। और वो कॉलेज में जब आप अपनी टेबल बजाकर किशोर दा के गाने सुनते थे और मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने गुनगुनाते थे, वो उम्र थी कि मुंतज़िर जिसके लिए, मुंतज़िर मतलब वेट कर रहे हैं, मुंतज़िर जिसके लिए हम हैं कई सदियों से, जाने किस दौर में वो शख्स हमारा होगा। तो ये पहली पोएम थी, और ये हालांकि ये प्रकाशित बहुत बाद में हुई, लिख ली थी 1989-90 में लिख ली थी, जब शौक आ गया था। जब आप विदिशा में लिख रहे थे उस समय नई कविता का दौर था। और आप धारा के विरुद्ध गजल लिख रहे थे, तो ये विद्रोह कहाँ से आया और क्यों आपने गजलों का दामन थामा? मेरी एक अभी हाल की गजल है, उसका शेर सुनिए जवाब में, और वह है कि जिन बातों को कहना मुश्किल होता है, जिन बातों को कहना मुश्किल होता है, उन बातों को सहना मुश्किल होता है। और इसमें आपके सवाल का जवाब है कि जिस धारा में बहना सबसे आसान हो, जिस धारा में बहना सबसे आसान हो, उस धारा में बहना मुश्किल होता है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं विदिशा भोपाल का परिदृश्य बांध रही हैं। वो 90s का दौर था, 90 का दशक था, और विदिशा भोपाल और तमाम हमारे मध्य प्रदेश में और साहित्य में जनवादी और प्रगतिशील, इनफैक्ट मेरे जो आसपास जो माहौल था उसमें गज़ल में कोई था नहीं। तो मैं ये सोचता था कि जिस विधा में सब लोग काम कर रहे हैं उसमें एक और मैं इजाफा करके क्या कर लूँगा। तो चूँकि मेरे आसपास लोग उस तरह के थे, फिर भाई गीतकार थे, तो घर में महफिल होती थी, शायर आते थे बड़े बड़े शहर के, और साहित्यकार आते थे, तो उनको सुनते थे, तो उनसे जो है वो मुतासिर होते थे, उससे इंस्पायर होते थे कि नहीं यार ये करना है। तो बहुत विरोध हुआ। मेरे मित्रों ने भी कहा अरे अब क्या है, तो ख़त्म है गज़ल, कहाँ तुम नई कविता कहा करो, देखो विचार की कविता। तो मैं क्या, विचार तो इसमें भी है। दुष्यंत कह गए, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। या हमारे नागार्जुन जी की पंक्तियाँ हैं कि जली ठूंठ पर बैठ कर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। या निदा फाजली साहब का शेर है, उस समय हम ये सब पढ़ रहे थे कि हर एक घर में दिया भी जले अनाज भी हो, हर एक घर में दिया भी जले अनाज भी हो, अगर न हो कहीं ऐसा तो एहतजाज भी हो, क्रांति। तो गज़ल भी वो ही सब कर रही थी जो, या कर रही है। गज़ल सिर्फ इश्क मिजाजी नहीं है,
इश्क हकीकी भी नहीं है, वो आध्यात्म भी बांध रही है, गज़ल जो है वो इश्क और हुस्न की बातें भी कर रही थी, लेकिन साथ साथ गज़ल अपने समय और सरोकार को भी रेखांकित कर रही थी। तो मुझे लगा, मेरे दो मित्र भी हैं, मैं उनका नाम अक्सर कोट करता हूँ। एक आलोक प्रकाश पुतुल हैं जो अब बीबीसी में से जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, रायपुर में, और एक हमारे समकालीन, हमारे कंटेम्प्रेरी पोएट हैं ब्रज श्रीवास्तव, वो। तो ये लोग, इन लोगों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, जबकि ये लोग सब नई धारा के लोग थे, नए उसके लोग थे, लेकिन इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, नहीं नहीं तुम अच्छा कर रहे हो और करते रहो। तो हाँ, बस इसमें ये है कि जो तुम्हारी साहित्यिक प्रतिबद्धता है जी, साहित्यिक प्रतिबद्धता के साथ साथ जो दृष्टि है, तो अच्छी बात ये रही कि मुझे माहौल तो प्रगतिशील धारा का मिला, लेकिन कविता मैंने जो है गज़ल विधा जो है अपनी गज़ल रखी। और आज मुझे लगता है कि मेरा वो फैसला गलत नहीं था, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी अगर इतने बड़े बड़े साहित्यकारों के साथ आपको ये आदेशित कर रही है कि भाई उनका भी इंटरव्यू लिया जाए, तो मेरी यात्रा तो ठीक की है ना। तो ये पारितोषिक अगर ये मिल रहा है कि आज आप मेरे समक्ष बैठी हैं, तो वो फैसला गलत तो नहीं था मेरा। डॉक्टर नामवर सिंह ने आपको दुष्यंत कुमार की परंपरा का रचनाकार कहा, और हाल ही में दुष्यंत कुमार की परंपरा का आलोक कहा उन्होंने। जी जी हाँ, ये आपने मुझे करेक्ट किया। और हाल ही में जावेद अख्तर साहब ने आपकी खूब तारीफ की है, और उनका वो वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत पसंद किया जा रहा है। तो आपको हिंदी और उर्दू दोनों विधाओं के दिग्गजों ने पसंद किया, तो इतनी तारीफ आपको क्यों मिलती है? ये तो दुश्मनों का सवाल है। ये तो ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने स्पॉन्सर कर रखा है इस सवाल के लिए। नहीं नहीं, ये ऐसा है, क्या होता है कि मेरा सवाल ये करने की वजह कि उतनी ही आप हिंदी खूबसूरती से लिखते हैं और उतनी ही खूबसूरती से मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मेरा मानना है कि यदि किसी व्यक्ति की कमियां बतानी हो तो उसके कान में बतानी चाहिए, और यदि किसी व्यक्ति की प्रशंसा करनी हो तो पूरी दुनिया के कानों में जाके करनी चाहिए। और ये जो बड़े लोग हैं जिनका नाम आप ले रही हैं, चाहे वो नामवर सिंह जी हों, गुलजार साहब हों, जावेद अख्तर साहब हों, आशुतोष राणा जी हों, बड़े भाई हमारे, ये सब लोग इस विचार से ही बड़े बने हैं कि जब इनको दिखता है कि इसकी दशा दिशा ठीक नहीं है, तो ये आपको, अगर आपसे इनका कंसर्न है, तो ये आपके कान में आके कहेंगे कि देखो सुधर जाओ, गड़बड़ है मामला, ठीक है। और जब इनको लगता है कि नहीं, इसकी दशा दिशा बिल्कुल सही है, इसमें संभावनाएं हैं, तो वो पूरे जग को इसलिए बताते हैं, वो इसलिए नहीं कि वो मुझे तो वो प्रेम कर ही रहे हैं, मुझे तो अपना आशीष दे ही रहे हैं, साथ साथ वो अपने समय में आ रहे रचनाकारों को या मुझ जैसे और लोगों को भी मोटिवेट कर रहे होते हैं कि देखो, अगर अच्छा काम करोगे, ऐसा काम करोगे, तो ऐसा नाम लिया जाएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि आपकी अनुपस्थिति में जब आपका जिक्र हो रहा है, तो ये थोड़ा सा आत्मश्लाघा या आत्म प्रशंसा इसको ना माना जाए। ये नियम है कि जब आपकी अनुपस्थिति में आपकी बात हो रही है, तो फिर कुछ तो बात है। तो मैं इसको बात भी लेता हूं, लेकिन इस सब के अतिरिक्त मैं अपने उन बड़ों का बहुत आदर करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं, जिनके आशीर्वाद से, मैंने शेर भी कहा है कि असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है, पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता है। अच्छा देखिए, मेरे साथ तो कितना मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैंने अपनी शैशव अवस्था में, अपनी लर्निंग स्टेज पर जिन लोगों को पढ़ा, जब मैं पोएट हो गया तो मैंने उनके साथ पढ़ा, मंच साझा किया। गुलजार साहब हों, जावेद अख्तर साहब हों, बशीर बद्र साहब हों, निदा फाजली साहब हों, इन लोगों को पढ़ पढ़ के मैं बड़ा हुआ, और जब बड़ा हुआ और पोएट कहलाने लगा, कवि कहलाने लगा, तो फिर इनके साथ देश और विदेशों में मंच साझा किए। तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं ये यात्रा जो है, जो आप करते हैं, ये आपके बड़े देखते रहते हैं, और जब देखते रहते हैं तो जहाँ अवसर मिलता है
वहाँ हम जैसे और लोग बने, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इस जगत में जितनी बुराई है उसको आप सिर्फ एक ही चीज़ से जीत सकते हैं, और वो अच्छाई। तो जितना आप अच्छाई का अनुपात बढ़ाते जाएंगे, बुराई का अनुपात उतना कम होता जाएगा। जितना आप रचनात्मक होते जाएंगे, उतनी जो ऊल झलूल चीज़ें हैं वो कम होती जाएंगी। जितना आप सकारात्मक होते जाएंगे, नकारात्मकता उतनी कम होती जाएगी। स्पेस तो उतना ही है ना। बिल्कुल। तो जितना आप उस प्रोसेस को बढ़ाते जाएंगे अपनी पॉजिटिविटी के, क्रिएटिविटी के, अपने आप जो दूसरी बुरी चीज़ें हैं वो दूर होती जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। और इसीलिए शायद ये बड़े जो हैं, ये हम जैसे लोग जो भाग्यशाली मानते हैं अपने आप को, उनकी मिसाल देकर ये और एक नया समाज बना रहे होते हैं, है ना। मिसाल तो बनी है विदिशा से विदेश तक। विदिशा का वो लड़का जो चुपचाप संघर्ष कर रहा था और आज वो विदेश तक पहुंच गया, तो इतना आसान तो ये नहीं रहा होगा सफर। क्या 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 देखा इस? देखिए ये तो मैं कई बार कह चुका हूँ, लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूँ हमेशा, और वो बहुत पसंद की जाती है सोशल मीडिया पर भी, और आप जैसे मित्र भी उसको अक्सर कोट कर देते हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि लोग आपके संघर्ष की कहानी तभी सुनना पसंद करते हैं जब आप अपने संघर्ष में तपकर बड़े हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। एक नाकाम आदमी के संघर्ष की कहानी कोई नहीं सुनता, है ना। बनता हुआ व्यक्ति कभी किसी को अच्छा नहीं लगता, जब वो बन जाता है तो सब उससे अपना रिश्ता बनाने लगते हैं, ठीक है। तो मेरा तो अपने पीछे आ रही पीढ़ी को यही संदेश है कि आप अपना संघर्ष इतनी खामोशी से और इतनी शिद्दत से कीजिए कि कामयाबी जो है वो खुद नतमस्तक हो जाए कि भाई साहब हम तो आपके पास, आपके अनुयायी हैं। तो मैंने जिंदगी में सिर्फ एक सूत्र बांधा कि जो काम करो शिद्दत से करो, और एक मैनिफेस्टेशन जैसा शब्द तो हमने कभी सुना नहीं था बचपन में, टू बी ऑनेस्ट। बस ये था कि यार मुझे ये करना है। मेरे घर में सभी लोग शासकीय सेवा में थे, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे तीनों बड़े भाई, मेरी बहन की जहाँ मैरिज हुई, मेरे जीजा जी बैंक मैनेजर, ये सब लोग बैंक जॉब में थे, अच्छे क्लास 1 ऑफिसर्स थे। माँ मेरी जो थी वो शासकीय सेवा में थी, अधिकारी थी, पिता अधिकारी थे। मुझे लग गया था रोग कि नहीं मुझे तो यही सब करना है। तो वो शिद्दत ऐसी थी कि फिर डॉक्टर साहब का शेर है, बशीरबद्र साहब का, कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। या मेरा ही अपना एक शेर है जो जगजीत जी ने गज़ल गाई है, मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। तो ये चीज़ बहुत पहले से मैंने सोच के रखी थी। कि एक और शेर आपको सुनाता हूँ जो इसी आपके सवाल के जवाब में है। हमारे अहद के बहुत बड़े गायक जो अभी नहीं रहे, पंकज दास साहब, उन्होंने वो गज़ल गाई थी कि तुम सोच रहे हो, मैं अपने दोस्तों से कहता भी था, तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, मेरी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद से डेस्टिनी को कोई तोहफा इस तरह का देना था कि भाई तुम अपने परिवार में कुछ अलग करोगे। तो उसने मतलब संघर्ष भी कराया, पर अब वो मैं उसको ग्लोरीफाई करूं कि मैं पाइप में सोता था उसको ग्लोरीफाई नहीं, मैं आपको कुछ याद दिलाती हूँ। हम अंधेरी में बैठे हैं, 5 स्टार होटल में बैठे हैं, और यहीं से थोड़ी दूर कला नगर है, और वहां पर मैंने सुना था कि आप एक कमरे के घर में, और बहुत बड़ा देखिए उसमें क्या मैं जज्बाती हो जाऊंगा, वो बिल्कुल सच है कि बहुत करीब में ही है वो, और मैं अक्सर जाता हूँ, अभी भी जाता हूँ। चाहे आप यहाँ 5 सितारा होटल में बैठ के, जो एक हमारे प्रोड्यूसर हैं उन्होंने ये मुझे लेकर दिया है क्योंकि उनके लिए कुछ लिखने आया हूँ मैं, तो लेकिन मैं वो दिन भूलता नहीं हूँ, और उसको मैं ऐसे एंजॉय करता हूँ कि मैं ये नहीं कहता भाई मैं सो जाता था और मैं मुझे खाने को नहीं, ठीक है वो संघर्ष के दिन थे, वो एक लाइफ का फेज था, वो मुझे निकालना था, मेरी डेस्टिनी में था वो। लेकिन बड़ा मज़ेदार वाकया उसमें होता था सुबह के वक्त, क्योंकि वो जो फ्लैट था वो सिंगल रूम फ्लैट था, उसमें उतना ही पीछे एक छोटा सा किचन था और उससे लगा हुआ वॉशरूम था, और जो टॉयलेट था
वो कंबाइंड था, 2 फ्लैट के बीच में एक था। तो सुबह के वक्त इंडिकेशन ये होता था, हम अपना दरवाजा खोलते थे, देखते थे अच्छा डब्बा नहीं रखा, मतलब सामने वाला गया हुआ है, ठीक है। तो हमने वो दिन भी देखे हैं कि अब बैठे हैं पेट पकड़ के, अब वो निकलेगा, वो डब्बा वहाँ आएगा, फिर हम देखेंगे, फिर हम जल्दी से उसमें और हम जाएंगे। तो बॉम्बे की ज़िंदगी आपको पता है, तो मुंबई रहती हैं, इतना लंबा वक्फा आपने बताया है यहाँ पर, तो यहाँ तो हम उस एक कमरे के फ्लैट में बिल्कुल नज़दीक में है, यहाँ से 2-4 किलोमीटर के फासले पर। एक चीज़ ज़रूर होती थी उस वक्त जो मुझे आज भी याद है कि एक जगह मैं दादर में जॉब करता था, कुछ पैसे मिल जाते थे, किसी एक शोरूम में काम कर लिया, कभी किसी कहीं काम कर लिया। तो एक फैसिनेशन ज़रूर था कि हमारे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी जिस बस से बैठ के शिवाजी स्टेडियम जाते थे, तो वही बस मुझे कलानगर बस स्टॉप से मिलती थी और मैं ठीक उसी बस पर, उसी सीट पर बैठ के दादर तक जाता था। तो मुझे बड़ा लगता था कि यार देखो, सचिन तेंदुलकर इतनी कम उम्र में इसी सीट पर, इसी बस में बैठ के जाते थे और आज कहाँ है, ठीक है। तो मुझे लगता था कि वो एक एनर्जी जो है ना, इन चीज़ों के लिए मैं हमेशा तैयार रहा, मैं निगेटिविटी नहीं आने देता। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कैसे नहीं हो सकता, ये किसी ने तो किया है ना, जिसने किया है वो भी तो कुछ होगा ना, तो मैं क्यों नहीं हो सकता, मैं भी करूंगा ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक सेल्फ मोटिवेशन है इंसान के अंदर, आपको कोई ये नहीं कहने आएगा कि तुम ये कर सकते हो। इंसान का सबसे अच्छा टीचर जो होता है वो इंसान खुद होता है। उसको पता होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। इसलिए कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, सर पे हाथ रख के मत बैठो, भाग्य को मत कोसो, अपने आप को मत कोसो, है ना, कहते हैं ना बड़े हमारे। मुझे लगता है इसका रीजन, इसका बड़ा साइंटिफिक रीजन है कि आप जैसा सोचते हैं आप वैसा हो जाते हैं। तो सोचा था कि हाँ, सदी के महानायक से हाँ बिल्कुल मिलूंगा। और माँ से वचन दिया था, जब पिता नहीं आने देते थे मुंबई, तो माँ को बोला था कि जगजीत सिंह, लता मंगेशकर जी और बच्चन साहब, ये 3 लोग जो हैं जिस दिन पढ़ देंगे, हम अपनी यात्रा को वो वहाँ तक का हमें स्टीम चाहिए। और साहित्य क्षेत्र में ये हंस आती है, तो ऐसे टारगेट करता था मैं, हंस आती है, हंस में छपना है, ठीक है। साहित्य अकादमी की पुस्तक आती थी, वो समकालीन भारतीय साहित्य, देख ली कहीं पर, समकालीन भारतीय साहित्य में छपना बड़े प्रतिष्ठा की बात है, छपना है, तो रिजेक्ट हो जाते थे। तो मुझे रिजेक्शन से बड़ा मजा आता था, मतलब मैं जब रिजेक्ट होता था तो मुझे हमेशा, मैं उसको लेकर डिसअपॉइंटेड नहीं होता था, हतोत्साहित नहीं होता था, मैं सोचता इससे कुछ बेहतर होने वाला है। ये रिजेक्शन उस बात का संकेत है कि ये जो चीज़ है ये और बड़ी होकर मिलने वाली है, और ये हुआ, कई बार हुआ। एक वाकया आपको बताता हूँ। मैं एक हिंदी न्यूज़ चैनल में जॉब कर रहा था, 2005 की बात है, और जैसा न्यूज़ चैनल में, माफ़ करिएगा आप भी मीडिया में है, लेकिन पॉलिटिक्स में जितनी पॉलिटिक्स नहीं है उतनी मीडिया में पॉलिटिक्स है। तो मेरा अप्रेजल अच्छा नहीं हुआ, मैं ठहरा भावुक आदमी, तो मैं बड़ा डिस्टर्ब हुआ थोड़ी देर के लिए। फिर मुझे लगा कि ये शायद कुछ और बेहतर होने वाला है। तो मैं एक कोई भी जब सैलाब आता है तो वो किनारों को थोड़ा तो ध्वस्त करता ही है। किनारा कितना भी मजबूत क्यों ना हो, जब सैलाब आएगा तो थोड़ा तो डैमेज होगा ही ना। थोड़ी देर के लिए मैं हिला और मैंने ये संकल्प किया कि नहीं, कुछ अच्छा होने वाला है। ये जो पॉलिटिक्स हुई है, ये जो अनफेयरनेस हुई है मेरे साथ, इसमें कुछ ना कुछ अच्छा संकेत है। और आप बिलीव नहीं करेंगी, उसका एक साक्षी भी है मेरे चैनल में। एक मित्र है मेरा, पंकज शर्मा, वो मेरे साथ था। अगले शायद से 1 या 2 घंटे बाद जगजीत जी का फोन आया मेरे पास, आलोक मैं तुम्हारी गजल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा देखो, यहाँ पे तुमको अभी अभी ये लगा कि दुनिया देखो कितनी, यार जिंदगी कैसी है यार, देखो यार मेरा अप्रेजल ठीक नहीं हुआ। और फिर जिस ड्रीम को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, उसमें से एक शख्सियत आपको खुद फ़ोन कर रही है कि मैं तुम्हारी गज़ल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि लाइफ जो है वो आपको, आपकी ज़िंदगी में धूप छाँव का एक समावेश है। तो खबरों के शोर में जब एक संवेदनशील लड़का खबरों को टटोल रहा था, देख रहा था, तो कितने
असहज भी, कई बार असहज भी होते होंगी, कोई खबरें आपको हाँ। रुला देती होंगी या असहज कर ऐसी देती बहुत होंगी? सारी रचनाएं थी, जैसे निर्भया का जो वो हुआ था, तो मेरे जो सीनियर थे उन्होंने मुझसे कहा कि यार तुमको सब लोग इतना, तब तक सब एल्बम्स वगैरह सब आने लगे जी। थे और सिंगर्स के साथ मेरे, कहा भाई शुभा मुदगल जी से ज़रा एक बाइट ले लो। तो मैंने शुभा दीदी को फ़ोन लगाया, कहा दीदी ये इतना बड़ा वाक़या हुआ है निर्भया का। तो उन्होंने कहा आलोक जी देखिए ऐसा है कि आप लिखते हैं, मैं गाती हूँ, मैं बाइट दूंगी और वो बाइट जो है वो चैनल में चलेगी, गुम हो जाएगी। उससे बेहतर ये है कि ये इतनी बड़ी जो त्रासदी हुई है, इतना बड़ा जो दुर्घटना हुई है, आप इस पर कुछ लिखिए निर्भया को समर्पित करते हुए, मैं गाऊंगी। तो उस वक्त मैंने गीत लिखा था कि दिल से निकली हूँ रोशन दुआ की तरह। ये आप जैसी तमाम जो हमारी बहुत सक्रिय मित्र हैं और स्त्री शक्ति जिनको मैं कहता हूँ, और हिंदुस्तान की एक एक स्त्री को ये नज़र है कि दिल से निकली हूँ रोशन दुआ की तरह, खुल के बहने दो मुझको हवा की तरह, बंदिशों से मुझे सख्त इनकार है, ये मेरा देश है, मेरा संसार है, इस पे छाने दो मुझको घटा की तरह, खुल के बहने दो मुझको हवा की तरह। तो या जब कोई हमारे कैमरे के सामने हमें मालूम झूठ बोल रहा है, ठीक है, हम बाइट लेने गए किसी नेता की, हमको लग रहा था झूठ बोल रहा है, ये सोचना गलत है, तो तब लिखा था ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। तो ऐसा नहीं है, मैंने बोला ना आपसे कि जैसे आपने माँ का जिक्र किया था शुरू में, तो आप जिस माहौल में होते हैं, देखिए रचनाकार जो है ना वो दरख्त की तरह होता है, उसको जैसा खाद पानी, जैसी उसको आबो हवा मिलेगी वो वैसे फलित होने लगता है, वो वैसे फलने फूलने। आप मत डालिए उसमें कुछ, ये सारे आप एक किसी को तो वो इतना खुश्क हो जाएगा, इतना रूखा हो जाएगा, तो संवेदनाएं सब लौटाता है ना, वो तो एक वॉल है जिस पर आप बॉल फेंकेंगी तो पलट के आएगी। तो वही आपके ऊपर है कि आप किस तरह से उसको ट्रीट कर रहे हैं। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो कहानीकार हो, उपन्यासकार हो, गज़लकार हो, कवि हो, वो जो आसपास देखता है, भोगता है, उसी को वो कलमबद्ध करता है, उसी को नज्म करता है। आपने रिजेक्शन की बात की, तो कभी कोई ऐसा वाकया हुआ जहां आपको रिजेक्शन झेलना पड़ा? वो वाकया नहीं है, वो बड़ा मज़ेदार एक किस्सा है, और वो शख्स मेरी ज़िंदगी में अभी तक है। और मेरे जो बहुत चुनिंदा बचपन के जो दो चार दोस्त हैं उनमें से एक है वो। होता ये था कि हम लोग स्कूल और कॉलेज के बीच में के दौर में थे, और हम कॉमन स्टडीज़, कॉमन पढ़ाई करते थे छत पे गर्मियों में लैंप वैम्प जलाकर। मैं आर्ट्स का स्टूडेंट था और वो मेडिकल के थे सब, कोई इंजीनियर कर रहा था, कोई मेडिकल के लिए तैयारी कर रहा था। ये 12th का किस्सा था, 11th-12th का। तो मेरा एक दोस्त था, वो दोस्त के बारे में अभी आपको बताऊंगा। तो वो क्या करता था कि जब मैं पहुंचता था तो वो बड़ा इग्नोर करता था पहले कभी, और फिर कभी मैंने कोई शेर वेर सुनाया या कुछ शायरी सुनाई। एक रोज़ वो कुछ पैनिक में था, तो कुछ होगा उसका, कोई उससे सॉल्व नहीं हो रहा होगा, और मैं अपने याद करके घोंटा मार के और अपने चाय का ग्लास हाथ में लेके टहल रहा था छत पर, और कुछ शायरी वायरी पढ़ रहा था, फैज़ साहब की, गालिब की शेर। तो उसने बाकायदा गुस्से में मुझे भगा दिया कि तुम भागो यार, तुम्हारे वजह से और डिस्ट्रैक्शन होता है, और तुम अपना घर पे पढ़ा करो, हम लोग तो मैं जो था, उसने जिस तरह बोला, मैं बड़ा सैंटी हो गया और छत पे से नीचे उतरने लगा मैं, और ऐसा पलटा पता नहीं, मैं मतलब अब वो इसको आप चुहल गई, आज भी मेरा फैमिली फ्रेंड है वो, तो मैंने पलट के उसको कहा बड़ी फिल्मी स्टाइल में, तो आज तो मुझे भगा रहे हो, कल तुम मेरे शोज में पैसे खर्च करके आओगे, ठीक है। तो आप बिलीव नहीं करेंगी, कट टू 2019, मैं जावेद अख्तर साहब के साथ अमेरिका गया था और हमारा वॉशिंगटन में शो था, तो वो आया,
और तो वो अमेरिका में डॉक्टर था उस वक्त। और एक और बड़ी मजे की बात है, तो वो जाहिर है बचपन का दोस्त है, तो टिकट तो मैं उसका लगने नहीं दूंगा। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सोनू, हम उससे कहते थे, मैं कहा सोनू एक बात बताओ, तुम न्यूयॉर्क से ड्राइव करके आए हो? तो बोले हाँ ड्राइव करके आया हूँ, लंबी ड्राइव थी। यार थोड़ा ऑयल ऑयल भी लगाओ गाड़ी में। अरे तो मेरी गाड़ी तेल से ही तो चलती है भाई। हाँ। तो मैंने पैसे खर्च हुए ना तुम्हारे? तो बोला हाँ हुए। फिर उसे याद आया कि मैंने कहा था 30 साल पहले कि एक दिन तुम अब मेरे शो में ना पैसे खर्च करके आओगे। और अभी आपको बताऊं, अगले 4 अक्टूबर को लंदन में वो मेरा सोलो शो कर रहा है वही। तो मुझे लगता है कि कभी कभी डेस्टिनी जो होती है, जब आप, मतलब मैं ये ऐसे इस चीज को देखता हूं कि जब आप शिद्दत से अपने जुनून में लगे होते हैं ना, तो आपका कहा हुआ लफ्ज भी परमात्मा जो है वो सत्य कर देता है, या आपसे वो कहलवा लेता है जो सत्य होने वाला है। जरूरी आपका उसके अपने लक्ष्य के प्रति शिद्दत रखना है, अपने जिस आर्ट में आप जा रहे हैं, जिस काम में आप जा रहे हैं, उस काम पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। तो ये एक किस्सा मुझे रिजेक्शन का याद आता है। आमीन के बाद आसान जी, नई नई किताब आई है और हमें बहुत उत्सुकता हो रही कि उस किताब में से हमें कुछ सुनने को मिले जो। जी बिल्कुल, ये मैं ख़ास तौर से आपके शो में आपको भेंट करने के लिए लाया था। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप ही के शुभ कर कमलों से इसकी ओपनिंग हो जाए। और मैं ये तो आमी, और इसको बड़े अच्छे खूबसूरत बॉक्स पैक में रिलीज़ किया है पेंगुइन बुक ने। और ये तो आमीन आप देख ही चुकी है, मैं आपके दर्शकों को भी दिखा दूं कि जिस पर मध्य प्रदेश की साहित्य अकादमी का सम्मान मिला था, पुरस्कार मिला था। और ये नया संग्रह है जिसकी भूमिका जावेद अख्तर साहब ने लिखी है और आशुतोष राणा ने लिखी है। तो ये भी आप अपने दर्शकों को दिखा सकती हैं कैमरे पर। ये आसान है, पेंगुइन ने इसे छापा है और ये अभी अभी प्रकाशित हुई है। मेरे ख्याल से दूसरा शो है ये आपके साथ, एक और शो में इसको दिखाया गया था। तो बस, तो अब कुछ हाँ ये सुनाया भी जाए। आपका मैं समझ गया आपका लालच कि इसमें से कुछ। तो इसकी आसान की जो पहली ही रचना है जी, वो मैं आपको सुनाता हूँ। वो हमारे बड़े कवि कबीर उनको समर्पित है। और हमारे काव्य विधा में, हमारी हिंदी उर्दू कविता में, या कहिए कि उर्दू परंपरा में, एक परंपरा कहिए उसको या नाम कहिए कि खराज अकीदत कहते हैं उसको, कि आप एक पंक्ति अपने किसी क्लासिक की लेते हैं और बाकी फिर अपने कुछ शेर पढ़ते हैं। तो ये कबीर का मतला है कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या। तो इसकी पहली पंक्ति जो है वो कबीर की है और बाकी शेर मैंने कुछ कहने की कोशिश की है जो आसान की पहली गज़ल है। तो वो मैं आपको और आपके ज़रिए मुझे देख रहे तमाम दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, गुजारी होशियारी से जवानी फिर गुजारी क्या, गुजारी होशियारी से जवानी फिर गुजारी क्या, धुएं की उम्र कितनी है घुमड़ना और खो जाना, धुएं की उम्र कितनी है घुमड़ना और खो जाना, यही सच्चाई है प्यारे हमारी क्या तुम्हारी क्या, यही सच्चाई है प्यारे हमारी क्या तुम्हारी क्या, उतर जाए है छाती में जिगरवा काट डाले हैं, उतर जाए है छाती में जिगरवा काट डाले हैं, मुई तन्हाई ऐसी है छुरी बर्छी कटारी क्या, मुई तन्हाई ऐसी है छुरी बर्छी कटारी क्या, तुम्हारे अज़्म की खुशबू लहू के साथ बहती है, तुम्हारे अज़्म की खुशबू लहू के साथ बहती है, अना ये ख़ानदानी है उतर जाए खुमारी क्या, अना ये ख़ानदानी है उतर जाए खुमारी क्या, हमन, हम सब लिखने वालों की तरफ से, हमन कबीरा की जूती हैं उन्हीं के कर्जदारी हैं, हमन कबीरा की जूती हैं उन्हीं के कर्जदारी हैं, चुकाए से जो चुक जाए वो कर्जा क्या उधारी क्या,
हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, गुजारी होशियारी से जवानी फिर गुजारी क्या। एक गज़ल और मैं आपको इसमें से सुनाता हूँ, आसान में से, और ये मुश्किल और आसान के बीच का एक द्वंद्व है। जिन बातों को कहना मुश्किल होता है, जिन बातों को कहना मुश्किल होता है, उन बातों को सहना मुश्किल होता है। इस दुनिया में रहकर हमने ये जाना, इस दुनिया में रहकर हमने ये जाना, इस दुनिया में रहना मुश्किल होता है। इस दुनिया में रहकर हमने ये जाना, इस दुनिया में रहना मुश्किल होता है। जिस धारा में बहना सबसे आसान हो, जिस धारा में बहना सबसे आसान हो, उस धारा में बहना मुश्किल होता है। जिस धारा में बहना सबसे आसान हो, उस धारा में बहना मुश्किल होता है। उसके साथ हमें आसानी है कितनी, उसके साथ हमें आसानी है कितनी, उससे ये भी कहना मुश्किल होता है, उससे ये भी कहना मुश्किल होता है। उसके ताने होते हैं, उसके ताने होते हैं, मुश्किल से भी सहना मुश्किल होता है। उसके ताने होते हैं, मुश्किल से भी सहना मुश्किल होता है। वो बातें जो कहने में आसान लगें, वो बातें जो कहने में आसान लगें, उन बातों को कहना मुश्किल होता है। वो सब बातें जो तुम अक्सर कहते हो, वो सब बातें जो तुम अक्सर कहते हो, उन बातों का सहना मुश्किल होता है। माजी की यादें भी ऐसा सूरज हैं, एक लफ्ज है गहना, ग्रहण को कहते हैं। माजी की यादें भी ऐसा सूरज हैं, जिस सूरज का गहना मुश्किल होता है। और ये शेर आखिर है कि लगती है ये बहर बहुत आसान मगर, लगती है ये बहर बहुत आसान मगर, इसमें गजलें कहना मुश्किल होता है। जिन बातों को कहना मुश्किल होता है, उन बातों को सहना मुश्किल होता है। बहुत खूब, बहुत खूब। माँ ने भी कहा था आमीन, और पहली किताब आई आमीन, जी, फिर आफरीन, और अब आसान। हाँ, ये भी बड़ा मजे का किस्सा है। तो हम भोपाल में एक बहुत बड़ा मुशायरा था। उस दिन हिंदुस्तान में कोई बड़ा मुशायरा नहीं हुआ होगा, ये गारंटी है, क्योंकि उसमें हिंदुस्तान का हर बड़ा शायर आमंत्रित था, मधु था। तो हम सुनने गए, और सुन के हम, वो विदिशा भोपाल की जो दूरी है वो आधा पौन 1 घंटे की है, स्कूटर से गए थे, सर्दियों के दिन थे। सुबह 4 बजे हम घर पहुंचे। अच्छा, जिस रात हम वो मुशायरा सुनने गए थे, उसके 2 रोज पहले हमारा 6 मंथली रिजल्ट आया था, जिसमें हमारी सप्लीमेंट्री आई थी। ठीक है। तो पिताजी एकदम ताक में बैठे थे। सुबह 4 बजे उन्होंने दरवाजा खोला, और जब हमारी उम्र में, हमारी पीढ़ी में पिता सुबह 4 बजे दरवाजा खोलते थे, तो फिर बहुत कुछ खुलता था। ठीक है, हाथों की सूजन जूता भी खुलता था। ठीक है, तो हमारा बहुत अच्छे ब्रह्म मुहूर्त में एकदम स्वागत हुआ, और हम सांवले से लाल पीले कर दिए गए। और माँ जो थी, वो तो आपको पता ही है, माँ का तो दोनों तरफ बराबर संतुलन बना के रखना माँ के किरदार का हिस्सा होता है। तो जब सुबह हुई 6-7 बजे, 8 बजे, जब हम बिल्कुल बाकायदा सांवले से लाल पीले हो रहे थे, तो वो आई हमारे पास। क्या हुआ था? अरे मैंने कहा, सब पता है आपको, आप त्रिकालदर्शी हैं। आपको पता है कि भाई मुझे लिखना पढ़ना है, इसलिए मैं सुनने गया हुआ था मुशायरा। सुबह सुबह मुझे ब्रह्म मुहूर्त में मेरी पूजन कर दी। तो मैंने कहा, देखिए, उनका जो स्टैंड है फादर के लिए, मैंने कहा उनकी फिक्र सही है कि भाई पहले पढ़ लिख लो। आनंद भैया जो मेरे बड़े भाई थे, वो पोइट्री करते थे, बट वो बैंक मैनेजर भी थे, तो वो उनकी मिसाल देते थे कि देखो मुन्ना को देखो, पढ़ लिख के उसने एक जॉब है, उसके बाद वो कविता शायरी सब कर रहा है, तुम अभी से कर रहे हो। ठीक है। तो मैंने कहा, ये मुझे कितना भी मुझसे नाराज़ हो, मुझे मारे पीटे पिता हैं, आदर सम्मान, लेकिन बनूंगा तो मैं पोएट। और एक रोज़ जो मेरी कविताएं हैं वो सारे अदबी पत्र पत्रिकाओं में छपेंगी और बड़े बड़े सिंगर्स गाएंगे। तो मेरी माँ ने, चूँकि वो भोपाल की थी, मैंने बताया कि बैकग्राउंड हम लोगों का बहुत हिंदी उर्दू वाला था, तो उन्होंने बस एक लफ्ज़ कहा, आमीन, जो मेरी पहली किताब का नाम बना और जिसको
मध्य प्रदेश की साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, पुष्किन अवार्ड मिला, मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी का जो पुरस्कार है सुखन सम अवार्ड वो मिला। तो कई कई पुरस्कार मिले इसको। और ऐसे वो एक कहानी है बड़ी दिलचस्प और बड़ी मोटिवेट करती है मुझको कि मैंने शायद मैं जो हूँ वो डेस्टिनी को मुझे वो बनाना होगा, इसलिए ये सब घटनाएं घट रही हैं। तो जो अभी आपने कहा कि अम्मा और बाबूजी के बीच वही नरम दरम गल वाला मामला, हाँ, तो वो शेर वहीं से आया है कि और पिता जो हैं संयुक्त परिवार में, उनकी खूबी है वो सबको बांध के रखना, उनकी सबसे बड़ी खूबी है। तो उसके कुछ शेर मैं समझ रहा हूँ आप क्यों इशारा कर रही हैं बार बार, क्योंकि आपको शो में जो है बातचीत के अलावा कविताएं भी सुननी होंगी। वो यूं है कि घर की बुनियादें दीवारें बाम और दर थे बाबूजी, घर की बुनियादें दीवारें बाम और दर थे बाबूजी, सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। 3 मोहल्लों में उन जैसी कद काठी का कोई ना था। तो 3 लोगों की बात कही गई है शास्त्रों में। 3 मोहल्लों में उन जैसी कद काठी का कोई ना था, अच्छे खासे ऊंचे पूरे कद्दावर थे बाबूजी। और जिन्होंने अपने पिता को पहले जाते देखा होगा वो इस शेर की संवेदना तक जरूर पहुंचेंगे कि अब तो उस सूने माथे पर कोरेपन की चादर है, अब तो उस सूने माथे पर कोरेपन की चादर है, अम्मा जी की सारी सजधज सब जेवर थे बाबूजी। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, सुबह 4 बजे जो हुआ था कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन, मेरे मन का आधा साहस आधा डर थे बाबूजी। और या फिर अम्मा के लिए जो है कि धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा, सारे घर का शोर शराबा सूनापन तन्हाई अम्मा। उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है। हम कहते हैं हम पंच तत्व से बने हैं, एक छठा तत्व भी है, ऐसा मेरा मानना है। उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है, धरती अंबर आग हवा जल जैसी ही सच्चाई अम्मा। सारे रिश्ते जेठ दोपहरी, ऑल रिलेशंस, सारे रिश्ते जेठ दोपहरी, गर्म हवा आतिश अंगारे, झरना दरिया झील समंदर भीनी सी पुरवाई अम्मा। और बड़े परिवारों में आपने अक्सर देखा होगा कि 2 भाइयों में मतभेद हुआ, वो सबने देखा, पर उन 2 भाइयों में सुलह कब करा दी अम्मा ने, ये कोई नहीं देखता था। तो वो मैंने देखा है, तो मैंने वो नज्म किया कि घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे, घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे, चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। और बाबूजी गुजरे, आपस में सब चीजें तकसीम हुई, बंटवारा हो गया। बाबूजी गुजरे, आपस में सब चीजें तकसीम हुई, तब मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से आई। तो घर का ये छोटा बेटा आज फिल्म और इल्म का एक बड़ा नाम है। आप गजल लिखते हैं, आप फिल्मी गीत लिखते हैं, आप कहानियां लिखते हैं और आप पत्रकार भी रह चुके हैं। तो इन सारे रह चुके हैं से मतलब आपको मुझ पे नहीं रह चुके हैं से मतलब आपको मेरी पत्रकारिता पे शंका है? मैं अभी हूँ आप पत्रकार भी हैं, तो इन सारी विधाओं में आप क्या फर्क महसूस करते हैं? देखिए, एक बड़ा सामान्य सी बात है, वो ये है कि चाहे आप कहानीकार हो, कवि हो, पत्रकार हो, साहित्यकार हो, उपन्यासकार, लेखक, कुछ भी हो आप, एक जो बहुत ज़रूरी जो बात मुझे लगती है, जो आप एडमायर करेंगी, आप मानेंगी, कि दृष्टि का होना बहुत आवश्यक है। अगर आप बहुत अच्छी, आपकी सामाजिक दृष्टि अच्छी नहीं है तो आप पत्रकार भी अच्छे नहीं हो सकते। अगर आप अपने समय और समाज को देख नहीं रहे, परख नहीं रहे, समझ नहीं रहे, तो आप कविता भी नहीं कर सकते, कहानी भी नहीं लिख सकते। प्रेमचंद जब कहानी लिख रहे थे तो उनके आसपास के समाज को ही तो लिख रहे थे ना। वो मुक्तिबोध जब कविता लिख रहे थे तो वो अपने आसपास के समाज को ही तो लिख रहे थे। तो ये क्या था? ये उनकी दृष्टि संपन्नता थी। तो चाहे पत्रकार हो, कवि हो, कहानीकार हो, कोई विधा हो,
साहित्य का मैं कहता हूँ ना, कोई भी सिनफे सुखन हो, वो अगर आपके पास उसे देखने का नजरिया नहीं है, तो मैं तो ये कहता हूँ हमेशा कि मेरा जो कवि है वो पत्रकार के साथ रहता है और मेरा जो पत्रकार है वो मेरे कवि के साथ रहता है। एक गज़ल के कुछ शेर आपको सुनाता हूँ और मैं अक्सर ये कह के सुनाता हूँ कि इस गज़ल में मेरा पत्रकार है, और वो पूरे हमारा जो राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य है हमारे देश का, वो उसके कुछ शेर हैं कि जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है, नए नियम समय के हैं असत्य सत्य है, नए नियम समय के हैं, पूरा राजनीतिक परिदृश्य और ये पंक्तियां, नए नियम समय के हैं असत्य सत्य है, भरा पड़ा है छल से जो वही सुपात्र है, विचारशील मुग्ध हैं कथित प्रसिद्धि पर, विचारशील मुग्ध हैं कथित प्रसिद्धि पर, विचित्र है समय विवेक शून्य मात्र है, और दिलों में भेदभाव हो घृणा समाज में, हृदय में भेदभाव हो घृणा समाज में, यही तो वर्तमान राजनीति शास्त्र है, कहीं कबीर सूर की कहीं नजीर की, कहीं कबीर सूर की कहीं नजीर की, परंपरा से धन्य ये गजल का छात्र है। अब इसमें कहाँ मेरा कवि है? मेरा कवि तो है ही नहीं। इसमें तो वो दृष्टि है जो एक पत्रकार देखता है, या वो दृष्टि है कवित्व वाली, पत्रकार वाली, जो कवि जिसको लिख रहा है। तो बहुत अच्छा ये होता है कि जब आपके पास दृष्टि हो, सरोकार हो, आप जागृत हो, आप अपने वक्त से बेदार हो, तब आप चाहे कवि हो, कहानीकार हो, पत्रकार हो, आप अपना काम ठीक ठीक करते हैं। तो जो ये छात्र जब प्रसिद्धि पा रहा था और धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था, तो बड़े जो प्रसिद्ध उस समय के नाम थे, क्या उन्हें इनसिक्योरिटी हो रही थी? आपने ये फेस किया? क्योंकि हर उभरते प्रसिद्धि पाते रचनाकार के साथ ये होता है कि बड़ों को इनसिक्योरिटी होने लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपसे असुरक्षित होते हैं वो सर्वाधिक अपने आप में असुरक्षित होते हैं। तो वो व्यक्ति कभी किसी से असुरक्षित नहीं होता जो खुद असुरक्षित महसूस ना करे अपने अंदर। अगर मैं अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट हूँ, अगर मैं अपने आप को लेकर भरोसा रखता हूँ अपनी कला पर, अपने जैसी भी है, छोटी बड़ी समझ मेरी, उस पर अगर मुझे भरोसा है, तो मुझे कभी किसी से असुरक्षा नहीं होगी। असुरक्षा हमेशा उस व्यक्ति को होती है जो स्वयं असुरक्षित होता है। तो वो छोटा भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है। तो क्या ये यही कॉन्फिडेंस था कि मिस्टर बच्चन को आपने चिट्ठी लिखी और काम हो गया था बहुत बड़ा? नहीं, वो इस तरह अगर आप पूछेंगी तो बड़ा अजीब लगेगा। Okay. वो वाकया आपको पूरा जानना पड़ेगा। हुआ ये था कि दूरदर्शन जो है उसके 60 वर्ष पूरे हो रहे थे। तो जो डायरेक्टर जनरल थी उस वक्त, सुप्रिया साहू, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि आलोक जी, हम चाहते हैं कि एक पोएम आप दूरदर्शन के पूरे सफ़र पे लिखें। तो लिखते लिखते अचानक, जैसे एक रचनाकार, एक कवि और गीतकार के साथ होता है, संगीतकार के साथ भी यही बात होती है कि जैसे ही वो गाना बनाता है, तर्ज बनाता है, तो उसको सिंगर सुनाई देने लगता है। उसको लगने लगता है ये गीत तो फलाना सिंगर गाएगा तो अच्छा लगेगा। तो वो जब पोएम कंप्लीट हुई तो मुझे लगा कि ये तो एक ही आवाज़ है इसके लिए पूरी दुनिया में। और मैंने जब वो पोएम सुनाई उनको, मिनिस्ट्री को और दूरदर्शन को, प्रसार भारती को, तो उनका भी यही कहना था कि ये तो इसमें जो लफ्ज़ आए हैं, जो फ्लो आया है। तो मिस्टर बच्चन को अप्रोच किया गया मिनिस्ट्री से भी और तमाम जगहों से। उस वक्त वो KBC के लिए शूट कर रहे थे और बहुत मसरूफ़ थे। तो 2 रोज़, 3 रोज़, 4 रोज़ कोई जवाब नहीं आया। मेल चल रहा था, मैं देख रहा हूँ मेल के, पूरा मेल चेन चल रही है, उसमें मैं भी हूँ, और बिल्कुल मिनिस्टर लेवल से वो सब हो रहा है। गणेश चतुर्थी का दिन था, मुझे अच्छी तरह याद है। सुबह मैं जैसे ही पूजन करके और निकला अपने बाहर पूजा गृह से, सुबह के कोई 9:30-10 बजे होंगे। अभी तक मैं उस मेल में एक्टिव नहीं था, बस मैं देख रहा था शांत भाव से।
मैंने उसमें एक चिट्ठी लिखी। मैंने लिखा कि आदरणीय बच्चन सर, हमने बचपन से सिर्फ 2 चीजें देखी हैं, दूरदर्शन और अमिताभ बच्चन। और हमारे ही जीवन में ये संजोग बन रहा है कि हमारे भारत की ये 2 गरिमापूर्ण जो स्तंभ है, पहचान है, ये एक होने का संजोग बन रहा है। तो एक कवि पुत्र से ये प्रार्थना है कि अगर आप अपने व्यस्ततम समय में से थोड़ा सा वक्त निकाल दें तो न सिर्फ हमारी पीढ़ी बल्कि आने वाली कई पीढ़ियां इस मणिकांचन संजोग को देख सकेंगी। ये कह के मैं बाहर आ गया और मैंने कविता वहां छोड़ दी। उस मेल में हिंदी में लिखा था मैं, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। तो मुझे फिर कहा गया कि अब आप एक काम करो, अब देखिए वो व्यस्त हैं और बड़ी शख्सियत हैं, उनको डिस्टर्ब करना ठीक बात नहीं है, तो इसको किसी से हम गवा लेते हैं, किसी सिंगर से। तो मैंने सोनू निगम जी से बात की। मैंने कहा ऐसा एक है। तो सोनू निगम जी कहा आप आ जाओ, रिकॉर्ड करते हैं। तो मैं बॉम्बे आया, मैं दिल्ली रहता हूँ, तो बॉम्बे आया तो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे। सुयोग की बात है, मैंने वहीं स्टूडियो से, सोशल मीडिया की देखिए पावर ये भी होती है, सिर्फ गंदगी नहीं है वहाँ पर। तो मैंने वो फोटो ट्वीट कर दी। ये मेरा सौभाग्य है, वो मुझे फॉलो करते हैं। तो मुझे दादा का फ़ोन आया, बासु जी का, सिद्धार्थ बासु का। कहाँ हो तुम? मैं स्टूडियो में हूँ और वो जो गीत बच्चन दादा से हमको रिकॉर्ड कराना था, तुम केबीसी के सेट पर आ जाओ। तो गोरेगांव में फिल्म सिटी में सेट लगा हुआ था, मैं पहुंच गया। अब यहाँ से मेरा गर्व शुरू होता है कि जिस आइकॉन को, जिस शख्सियत को पूरी दुनिया देख रही होती, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे सरप्राइज दे रहे हैं। तो मैं जैसे ही गया, मैं मिला उनसे और कहा भाई वो आप बहुत, हमने वो आपका गीत रिकॉर्ड कर दिया है। तो मैं एकदम हतप्रभ रह गया। मतलब एक जो मिला जुला कॉम्बिनेशन होता है ना भावनाओं का, कि आप सरप्राइज्ड भी हैं और आप खुश भी हैं और क्या कर डालें। पहले भी गीत गा चुके थे वो आदेश श्रीवास्तव जी के संगीत निर्देशन में, मेरे एक कविता को पढ़ा था उन्होंने, लेकिन ये एक बड़ा दुर्लभ मौका था। तो मुझे लगा कि शायद इन्होंने आवाज़ दे दी, वॉइस ओवर कर दिया। सिद्धार्थ बासु मुझको ले गए एक रूम में और वहाँ उन्होंने अपना लैपटॉप खोला और जो मुझे वीडियो दिखाया, तो मैं तो बिल्कुल झरझर हो गया, क्योंकि एक स्वप्न को साकार होता मैं देख रहा था। तो ये एक मेरे जीवन का बहुत, मैं कह सकता हूँ, मतलब कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि लोग जिनसे मिलने को तरसते हैं वो मुझे सरप्राइज दे रहे थे। तो ये मेरे लिए एक बहुत भावुक मौका भी था और एक कलमकार के लिए, लिखने वाले के लिए बड़ा यादगार जो है वो अवसर था। यादगार तो आपने शिव तांडव को भी बना दिया, इतना आसान बनाया कि रील्स बनने लगी है। तो कहाँ से आया ये आइडिया? अब तक मेरे जितने भी साक्षात्कार हुए हैं और शिव तांडव स्तोत्र को लेकर जब भी बात हुई है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हमारे देश के ख्यात अभिनेता, प्रख्यात साहित्यकार और मेरे बड़े भाई आशुतोष राणा जी, उनका ही ये विचार था, उनका ही ये पूरा आइडिएशन उन्हीं का था कि आलोक छोटे भाई, शिव तांडव स्तोत्र जो इतनी अद्भुत स्तुति है, जैसे रावण द्वारा जो विरचित है, उसका हिंदी भावानुवाद तुम्हें करना है। अब बीच में मैं कई बार डरा भी, परेशान भी हुआ, लेकिन उन्होंने साथ साथ, मतलब मुझे, मेरी फटकार भी लगाई बड़े भाई होने के नाते, और मुझे गाइड भी किया, प्रोत्साहित भी किया कि नहीं तुम कर लोगे, तुम ही करोगे, तुम्हें करना है। पता नहीं उनको मतलब क्या लग रहा था कि कर लेगा। और जब वो हुआ तो फिर अब आप देखिए, पूरा जो इस समय हमको जो सबसे ज़्यादा गर्व होता है, हमको जो सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होती है, दोनों भाइयों को, बड़े भैया को, आशुतोष जी को भी और मुझको भी, कि पूरा सोशल मीडिया जिसमें बेतुके लतीफ़े और ये और वो तमाम चीज़ें चलती हैं जो नहीं चलनी चाहिए, हमारी आने वाली पीढ़ी को जो भ्रमित कर रही हैं, वो छोटे छोटे बच्चे, 5-5 साल के, 4-4 साल के, 6-6 साल की बच्चियाँ, वो शिव तांडव स्तोत्र का हिंदी भावानुवाद पढ़ रही हैं। तो इसका मैं पूरा जो क्रेडिट है वो पूरी तरह से आशु भैया को देता हूँ, हमेशा बहुत आदरपूर्वक, कि उन्होंने मुझ में इस भाव का संचार किया
यकीनी तौर से उनको भी ऐसा लगा होगा कि ये आलोक ही आलोकित कर सकता है। तो ये इसके लिए भी उनके विश्वास का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। और आज मिलियंस और बिलियंस में जो सोशल मीडिया की लैंग्वेज है वो उसमें वो प्रसिद्ध है। और आए दिन मतलब जब लोगों को पता चलता है, क्योंकि समक्ष तो कंठ उनका था, चेहरा उनका था, पर आज भी जब लोगों को पता चलता है कि भाई मैंने लिखा है तो बड़ा मुझे प्रतिसाद मिलता है। और भैया भी बताते हैं कि भाई फलानी जगह पे व्यक्ति आया और उसने कहा साहब हम सुबह की स्तुति में हमारे ये शामिल है। तो ये अब शिव तांडव का जिक्र चला ही है तो उसकी कुछ पंक्तियां जो आपको पसंद हो वो सुना दीजिए। ये तो ऐसा है कि मतलब आप किसी माँ से पूछें कि फलानी पंक्ति, फलाना पुत्र जो है आपका या पुत्री आपको कौन सी पसंद है, उसे सामने लाइए। पूरा ही शिव तांडव स्तोत्र बहुत अद्भुत हुआ है और भैया ने उसको बहुत ही आत्मीय भाव से, बहुत ही आराध्य भाव से पढ़ा है। लेकिन एक हिस्सा उसका जो बहुत प्रिय है मुझे, और वो है कि जब 17-18 जो उसके श्लोक हैं जब वो पूर्ण हो गया भावानुवाद, तो विमर्श हुआ कि शिव क्या है। तो शिव विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा वेश है। वे नेत्र सूर्य देवता का, चंद्रमा का भाल हैं। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल है। उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया। शिव इकलौते ऐसे देव हैं जो जहां विराज जाते हैं वो स्थान को दिव्य कर देते हैं। अगर आलोक उनको श्रद्धापूर्वक रख दें तो आलोकेश्वर हो जाएंगे। कमला जी अगर उनको भाव से बिठा दें तो कमलेश्वर हो जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने समुंदर के किनारे लंका विजय से पूर्व बिठा दिया तो वो रामेश्वर हो गए। विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा वेश हैं। वे नेत्र सूर्य देवता का, चंद्रमा का भाल है। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल है। उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया। वहीं के हो गए हैं वे जहां सुना शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन, धरा धरा शिवा शिव। तो ये थे हमारे साथ देश के प्रसिद्ध कवि और गीतकार आलोक श्रीवास्तव जी। धन्यवाद आलोक जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमला जी, आपका और ख़ास तौर से महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि कितनी महनीय सीरीज़ जिसमें देश के बड़े बड़े साहित्यकारों को आप साक्षात्कार कर रही हैं। आपने मुझे भी उसमें अवसर दिया। अकादमी का बहुत शुक्रिया, आभार। आपका भी बहुत शुक्रिया।